स्वागत है। पूनम मैडम, यू आर वेलकम टू दिस एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय। तो इसके पहले भी आपने बहुत सुंदर सेशन लिया है। मैं पुनश्च मैडम का स्वागत करता हूँ और बहुआयामी व्यक्तिमत्व है डॉक्टर पूनम गुजरानी मैडम, जो छत्रमल जी छाछेड़, कंचन देवी छाछेड़ इनकी सुपुत्री है। जन्मस्थान राजस्थान से, कर्मभूमि सूरत गुजरात, शिक्षा एमए पीएचडी है और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी किया है मैडम ने। कवित्री है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सारे पुस्तकें भी प्रकाशित हुए। मजेदार काव्य संग्रह 2004 में, समय क्षण भर रुक गया काव्य संग्रह 2008, ऐसे बहुत सारे 2019 में 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए 2021 में। उसके बाद में बोधि प्रकाशन, संपादक भारत के कवि कवित्री और पहचान काव्य संग्रह, अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के तत्वज्ञान में, खुशहाल रिश्ते मोटिवेशनल पुस्तक अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के तत्वज्ञान में। तो ऐसे अनेक उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की और हिंदी साहित्य की सहमंत्री भी रह चुकी है। महिला काव्य मंच सूरत के अध्यक्ष रह चुकी है। भारतीय जैन संगठन की कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी है। अखिल भारतीय तेरापंथी महिला मंडल में 8 साल तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुके हैं। 4 साल अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय कन्या मंडल प्रभारी, सूरत के अध्यक्ष सहित कई पदों पर कार्य किया है। सम्मान गुजरात के राज्यपाल नवल किशोर शर्मा द्वारा बेस्ट कहानी के लिए सम्मानित। नारी अस्मिता मैगजीन की ओर से आयोजित कहानी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ कहानी सम्मान। विमल स्मृति कहानी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। सूरत कॉरपोरेशन से सशक्त महिला सम्मान और समय समय पर अनेक अन्य संस्थाओं द्वारा विभिन्न सम्मान। देश विदेश के अनेक पत्र पत्रिकाओं की कहानियां, कविता, लेखों का निरंतर प्रकाशन करते हैं। आकाशवाणी तथा अनेक चैनल पर काव्य पाठ, मंच संचालन तथा कहानी वाचन। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी कहानियां उनको उपलब्ध है, गीतों का चैनल। और पुनश्च मैं पूनम जी का ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व का मैं राजू डांगे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय भी बहुत सुंदर है, रिश्तों का गणित। तो हम तो गणित तो मैथमेटिक्स तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये रिश्तों का गणित क्या होते हैं तो के ही अरविंद मुख द्वारा हम सुनेंगे। पूनम जी पुनश्च यू आर वेलकम टू दिस संगम। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जो साधक देश प्रदेश से जुड़े हैं, हमारे आसम से जावा हजारी बच्चे वो भी जुड़े, वो 3 आसाम, उनका भी हार्दिक स्वागत। विशाली मैडम आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो आनंदमल सर कुछ बोलना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, उसके बाद में पूनम मैडम शुरू करें। आनंदमल सर। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आपने बताया, पूनम गुजरानी जी एक बहुत ही अच्छी साधिका और हम सब आपसे भली भांति परिचित हैं। एमपी के फिटनेस क्लासेस में आपने कई सेशन लिए हुए हैं। बहुत अच्छी साधिका और प्रेक्षा ध्यान की बहुत अच्छी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। तो आज इनके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। तो मैं पूनम जी आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और राजू डांगे सर जी की संवाद इंटरनेशनल दोनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया अपना वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ पूनम जी का स्वागत कीजिए। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आराध्य को नमन करती हूँ, प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए उन पॉजिटिव कणों को मेरा वंदन, जिन्होंने मेरा निर्माण किया होगा। साथ ही फिटनेस क्लास के ट्रेनर और मोटिवेटर आनंदमल जी साहब, राजू सर और जितने भी लोग इस पटल पे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र, सादर नमस्कार। आज का जो ये सेशन है वो सेशन नहीं है, एक खुली चर्चा जैसा है, एक खुली बातचीत है। हम घर में बैठे हैं और घर में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किसी को लेक्चर देना अलग बात होती है और बातचीत करना एकदम अलग बात होती है। तो हम शुरुआत करेंगे कि आखिर
ऐसा क्या है जो मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते सबके पास हैं, सब रिश्तों को जी रहे हैं, सबने रिश्ते किसी न किसी तरीके से अपने भीतर समेटे हुए हैं। माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, मतलब कितने सारे रिश्ते सबके पास रिश्ते हैं। और वर्षों से, जैसे मैं अगर 53 की हूं तो मैं 53 साल से रिश्तों को जी रही हूँ। तो आज नया ऐसा क्या होने वाला है जिसको हमें सीखना चाहिए कि हम सीखें, क्योंकि हम रोज खाना खाते हैं, जब ऐसी बात आती है तो दिमाग में आता है कि क्या सीखा जाए। हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी खाना एक कला होती है। कैसे खाना, कितना खाना, उसको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हर आयु और वर्ग के लिए भी वो अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है। जो चीजें हम बचपन में खा सकते थे, शायद वो आज नहीं खा सकते। जो चीजें हम आज खा सकते हैं, फिर अपने वृद्धावस्था में वो नहीं खा सकते। तो हर एक स्टेज में वो चीजें अलग अलग होती जाती है। आप ठीक उसी तरह से समझिए कि वैसा ही रिश्तों के साथ है। एक बच्चा शैतानी करता है, एक बच्चा अगर कुछ बदमाशी कर रहा है तो माँ बाप को प्रिय होता है, उसकी शैतानी उसको अच्छी लगती है। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का होता है और वही बदमाशी करे, शैतानी करे उस तरह की जो 4 साल की अवस्था में किया करता था, तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो बात ये होती है कि हर अवस्था में हमारी स्थितियां बदलती जाती है, हमारी स्थितियां चेंज होती रहती है, और हमारी रिश्तों की परिभाषाएं भी बदलती रहती है। एक छोटी सी बच्ची अगर सो रही है, लेट तक सो रही है, शायद हमारे मन में कोई विचार नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बहू लेट तक सो रही है तो हमारे मन में तुरंत ख्याल आ जाएंगे, देखो कितना बज गए, घड़ी में कितना टाइम हो गया, अभी तक सो रहे हैं। तो ये परिवर्तन हर स्थिति परिस्थिति के साथ, हर आयु और वर्ग के साथ आता चला जाता है। इसलिए रिश्तों की इस मीमांसा को सीखना, समझना और महसूस करना, तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। हम सीखें भी, हम समझें भी, और उन चीजों को महसूस भी करें। क्योंकि जब तक महसूस नहीं करेंगे तब तक बदलाव की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो नहीं हम हैंडल कर पाएंगे, उसे हम ले नहीं पाएंगे, और फिर रिश्तों में टकराहट शुरू हो जाएगी। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पे टकराहट होती रहती है। परिवार में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, छोटी छोटी बातें बातें इतनी छोटी होती है कि टकराहट की स्थितियां बनने का कोई प्रश्न नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि हम सीखने और समझने की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, हमें लगता है हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हमने जो अभी तक सीखा है, जो महसूस किया है, जैसे जीवन हमने जिया है, ठीक वैसे ही हमारे साथ जो रह रहा है वो भी जिए। जबकि ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। जब हमारे हाथ के अंगूठे की जो छाप है वो एक जैसी नहीं आती, जब हमारी आंख की पुतलियां हैं वो पुतलियां एक जैसी नहीं होती, जब हमारी आवाज एक जैसी नहीं होती, हमारा दिल डोल एक जैसा नहीं होता, तो ये कैसे मुमकिन है कि बाप के जैसा बेटा होगा, माँ के जैसी बेटी होगी, या 2 बहनें एक जैसी होगी, या फिर 2 बहुएं एक जैसी होगी? ये किसी भी तरह से, किसी भी स्थिति में मुमकिन नहीं है। कहा यहां तक जाता है और सर्च ये बताता है कि पेड़ में, एक ही पेड़ में इतनी इतनी पत्तियां होती है, लेकिन हर पत्ती अलग ढंग से डिजाइन होती है। मतलब हर पत्ती की अगर आप छाप लेते हैं तो छाप अलग तरीके से आती है। इसलिए हर व्यक्ति जब अलग अलग है तो फिर वो एक जैसा कैसे हो सकता है, वो एक जैसा बर्ताव कैसे कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें इस जीवन को समझने के लिए यूं चलना पड़ेगा कि सब अलग अलग है, सब जुदा जुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद रहना कहाँ है? रहना हमें साथ में है। एक घर में रहना है, एक छत के नीचे रहना है, एक साथ रहना है, परिवार में रहना है, पड़ोस में रहना है, समाज में रहना है। और जब परिवार, पड़ोस, समाज, इन सब में रहना है, रिश्ते नातों में रहना है, तो हमें क्या करना है? सबसे निभाना है। और जब सबसे निभाना है तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क
अराइज हो जाता है कि कैसे निभाना है, किस तरह से निभाना है, कितना अच्छी तरीके से निभाना है कि हमारा रिलेशनशिप मजबूत हो, अच्छा हो, भावनात्मक लेवल उसका सुंदर हो, बढ़िया हो, ऐसा हो मजबूत कि कोई बाहर की शक्ति उसको आकर के तोड़ ना सके। कहीं भी कह दिया जाए कि तुम्हारी बहन ऐसी थी, नहीं नहीं ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हारी दोस्त ऐसी थी, नहीं ऐसी नहीं हो सकती। ये होता है हमारा रिश्ते के प्रति विश्वास, ये होता है कॉन्फिडेंस कि हमारे माँ बाप ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। क्योंकि एक बच्चा जब 5 महीने का होता है, 10 महीने का होता है, 2 साल का होता है, तब वो कुछ नहीं कहता, उसे कभी लग ही नहीं सकता कि मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो क्या करता है, अपने आप को और बेहतर साबित करने के लिए अपने ही माता पिता को घूम करके ये कहता है कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानते ही नहीं है। अब उस बच्चे को ये नहीं पता कि ये एक शब्द, आपको कुछ पता ही नहीं है, ये एक शब्द उसके माता पिता को कितना हर्ट कर रहा है। वो बस सिंपल से लहजे में बोल के चला जाता है, आपको पता कहाँ है, आप जानते ही क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी पता नहीं है, आपको अभी बाहर की दुनिया नहीं पता है। जबकि उन बूढ़ी आंखों ने, उन अनुभवी आंखों ने इस दुनिया को इतना देखा है जितना उसने अभी तक नहीं देखा। अब ये जो असंतुलन पैदा होता है, जो आपसी विवाद पैदा होता है, वो गृह क्लेश का कारण बन जाता है, वो आपसी क्लेश का कारण बन जाता है, रिलेशनशिप में टकराहट का कारण बन जाता है। हम दो तरह की रिलेशन जीते हैं। पहले होते हैं हमारे जो जन्मजात हमें प्राप्त हुए हैं रिलेशनशिप, ऐसे वाले रिलेशनशिप बड़े मजबूत होते हैं, छोटी छोटी बातों से, टकराहटों से वो टूटते नहीं है। लेकिन दूसरे रिश्ते जो हमने खुद बनाए हैं, दोस्ती का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, हमने खुद ने डेवलप किया है उन रिश्तों को, लेकिन वो रिश्ते क्या उतने मजबूत होते हैं जितने हमारे खून के रिश्ते होते हैं? मैं जहां तक समझती हूँ उतने मजबूत रिश्ते नहीं होते। आपके पास समझिए कि 2 ग्लास है, एक कांच का ग्लास है और एक स्टील का ग्लास है। स्टील का जो ग्लास है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि आपके जन्मजात रिश्ते हैं। ठोकरें लग जाएगी, मुच जाएगा, उसका रूप, कलर सब बिगड़ जाएगा, लेकिन रहेगा आपके साथ एनी टाइम, एनीवेयर, एनी पोजीशन में वो आपके साथ रहेगा, आपका साथ छोड़ के नहीं जाएगा। आपने अपने माँ बाप को कुछ भी कह दिया हो, आपने अपने बच्चे को कुछ भी कह दिया हो, वो बच्चा भी अंतोगत्वा जब आप बीमार पड़ेंगे, शायद नाते रिश्तेदार दूसरे लोग आपके दोस्त ना आए, लेकिन आपका बच्चा आपके पास आएगा, क्योंकि वो जानता है, वो महसूस करता है, उस दर्द को महसूस कर लेता है जो खून के रिश्ते में महसूस किया जाता है। तो ये मान के चलिए कि जो ये रिश्ते होते हैं, जो हमारे जन्मजात रिश्ते हैं, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, ऐसे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता बड़े बड़े मजबूत होते हैं, बड़े बड़े तूफान झेल जाते हैं। खुद कह देंगे 2 बातें, आप अपने बच्चे को 2 बात कह देंगे, लेकिन कोई तीसरा कहे ये आपसे सहन नहीं होगा। एक बच्चा अपने माँ बाप को कह देगा कुछ भी बात, लेकिन कोई तीसरा, उसका दोस्त अगर कहे कि तुम्हारी माँ को क्या पता है, तुम्हारे पिता को क्या पता है, तुरंत उसका विरोध करेगा। ये अपने आप होता है, किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को समझाना नहीं पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ता। ये रिश्ते इतने मजबूत होते हैं, आपस में इस तरह से गुथे हुए होते हैं कि उन्हें कुछ कहना समझाना नहीं पड़ता। पर ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों में उनमें भी खरोंच आ जाती है, उनमें भी मोच पड़ जाती है। और मुचा हुआ ग्लास, खरोंचा हुआ ग्लास, जंग लगा हुआ ग्लास कैसा लगेगा? मैं समझती हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि एक जंग लगा हुआ ग्लास आप नहीं चाहते। आपके रिश्तों में वो बात होनी चाहिए कि आपका ग्लास, आपकी थाली एकदम चमकदार, सबसे स्पेशल, सबसे अच्छी, वाव।
जैसे हम खरीद के लाए थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, वैसे ही आज भी है। अगर ऐसा होगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, ये रिश्ते होते बड़े मजबूत हैं। तो इन मजबूत रिश्तों का आप ख्याल रखिए, इन्हें डस्ट मत लगने दीजिए, इन्हें जंग मत लगने दीजिए, इन्हें मोच मत आने दीजिए, इन्हें यूं ठोकरे मत लगाइए कि इन पे मोच आ जाए, इनमें जंग लग जाए। दूसरे जो हमारे रिश्ते होते हैं, मैं दूसरे रिश्तों की बात भी कर रही हूं आपके साथ। दूसरे जो हमारे रिश्ते होते हैं वो होते हैं हमारे क्रिएट किए हुए रिश्ते। दोस्ती का रिश्ता, अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो आपकी वाइफ का रिश्ता, हालांकि वो रिश्ता बहुत मजबूत होता है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खून के रिश्ते जैसा होता है। लेकिन फिर भी शुरुआत में बहुत केयर करनी पड़ती है ऐसे रिश्तों की। दोस्ती है, आपने शुरू में किसी को दोस्त बनाया है, आपको समय देना पड़ेगा, आपको उस विश्वास उसका हासिल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं हूं। क्योंकि वो रिश्ता ऐसे ही मानने वाला नहीं है। जब कभी सच में उसे जरूरत पड़ती है और आप उसके काम आते हैं, तब उसे लगता है कि हाँ, ये तो मेरे भाई जैसा रिश्ता है, ये मेरा दोस्त नहीं है। हम उपमा क्या देते हैं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा भाई है। क्योंकि भाई से मजबूत रिश्ता नहीं हो सकता। तो हम दोस्ती को क्या कहते हैं? अब अगर आपकी सहेली, बहुत अच्छी सहेली, बहुत प्यारी सहेली, ये तो एकदम मेरी बहन जैसी है, सगी बहन जैसी है, हमारे तुरंत मुंह से ये निकलता है ये मेरी सगी बहन जैसा रिश्ता है। कोई अंकल आंटी आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको क्या लगता है, ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी मौसी जैसी है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी होगी। पर ये कांच के ग्लास जैसे होते हैं जो दोस्ती का रिश्ता होता है। अगर कहीं कुछ लगा, चोट जोर से आ गई, तो टूटने का खतरा तो होता ही है। क्योंकि कांच पे लिखा होता है हमेशा हैंडल विथ केयर। उनकी केयर के साथ हैंडलिंग करनी पड़ती है, तो ये रिश्ते मजबूत बन जाते हैं। और इन रिश्तों को मजबूत बनने के बाद, एक बार अगर रिश्ते मजबूत बन गए, एक बार अगर धागे आपस में जुड़ गए, एक बार आपस के अंदर ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिसको तोड़े से टूटे नहीं, तो फिर क्या कहेंगे। तो हमें दोनों ही तरह के रिश्तों को संभालना है। हमें एक वो रिश्ते भी संभालने हैं जो हमें जन्म से भगवान ने दिए हैं, एक वो रिश्ते भी संभालने हैं जो हमने खुद बनाए हैं। हमारे दोस्ती का रिश्ता है, हमारे पड़ोसी का रिश्ता है, हमारे समाज का रिश्ता है, आसपास के लोगों का रिश्ता है, मंदिर में जाने वालों से रिश्ता है, स्कूल के क्लोज फ्रेंड्स हैं, थोड़े से दूर वाले फ्रेंड्स हैं, थोड़े दूसरे गांव वाले फ्रेंड्स हैं, थोड़े हमारे एफबी वाले फ्रेंड्स हैं। अब आप देखिए कि एफबी पे आपके 5,000 दोस्त, लेकिन वो दोस्तों में आपको भी पता है कि मेरे कितने ऐसे दोस्त हैं, मजबूत दोस्ती कितनों से है। मैं बिल्कुल भी यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि एफबी वाले दोस्त काम नहीं आते। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी वाकये होते रहते हैं, हुए हैं, और हमारे साथ भी घटित होते हैं। जब किसी नई सिटी में जाते हैं और वहां कोई एफबी का फ्रेंड मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम इसे जानते हैं। क्योंकि माध्यम बदल गए हैं, माध्यम चेंज हो गए हैं, हमारी दोस्ती करने का स्टाइल बदल गया है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते वहां से भी निकल करके आते हैं जो पूरी शिद्दत के साथ आपकी दोस्ती को निभाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप भी उतनी ही शिद्दत से अपने रिश्तों को निभाएं। क्योंकि हम चाहते तो ये हैं कि हमारा हर रिश्ता मजबूत हो, पर उसके लिए क्या हम खुद तैयार हैं? जब हम खुद तैयार होंगे ना, तब सामने वाले से 50% की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना 100% देते हैं तो सामने शायद आपको 50% मिले। वैसे कोई गारंटी नहीं है आपको 50% मिलेगा, लेकिन हाँ, अक्सर देखा जाता है कि जब हम बीज धरती के अंदर डालते हैं तो वृक्ष कोंपल फूटती है, फिर उसको खाद, पानी, ऊर्जा सब देना पड़ता है, तब जाकर के वो पेड़ बनता है। तो पहले तो आप अपने रिश्तों में ऐसा बीज डालिए
ऐसा बीज वपन कीजिए कि उससे बाहर निकले कोमल, और उसके बाद उसमें खाद दीजिए, पानी दीजिए, उसमें ऊर्जा दीजिए, अपना समय दीजिए। वैसे भी रिलेशन शब्द आता है, रिलेशन, रिश्तों का गणित जो हम बात कर रहे हैं, रिश्तों का गणित क्या? गणित की परिभाषा तो सीधी सादी होती है, 1 और 1 2, और हम हिंदी में उसको ले आए तो 1 और 1 11। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? 1+1 = 11 भी हो सकता है, 1 - 1 0 भी हो सकता है, 1 - 1 2 भी हो सकता है, क्योंकि 1+1 2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ रिश्तों का गणित आप खुद तय करेंगे कि आपको वहां पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, किस रिश्ते के साथ आपको कौन सा व्यवहार करना है। ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप कौन से रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, कितना मजबूत करना चाहते हैं, कैसा दिखना चाहते हैं, कैसा होना चाहते हैं। रिलेशन का जो एक फॉर्मेशन आता है, रिलेशन की जो स्पेलिंग आती है, रिलेशन, सबसे पहला जो शब्द आता है आर। आर से हम क्या समझे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देखिए किसी और से उम्मीद करना बहुत 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 आसान है। हमको अपने आप क्या देना है, आपके पास लौट कर वही आएगा। आप जो देंगे वो आपके पास लौट करके आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप वैसा दीजिए जो आप चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी? कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, आप उन्हें निभाएंगे तो आपके रिश्ते कैसे होंगे? एकदम प्रगाढ़ हो जाएंगे, एकदम मजबूत हो जाएंगे। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? बच्चों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स की टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त के ऊपर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप उनको पूरे मन से जितना आप निभा सकते हैं उतना निभाने की कोशिश कीजिए। दूसरा शब्द जो आता है वो है ई। ई से इमोशनल। इमोशनल तरीके से अटैच रहिए, संवेदनाओं को कायम रखिए। आपके माँ बाप ने कुछ कह दिया या आपके बच्चों ने कुछ कह दिया, दोनों ही बातें हो सकती है। दोनों ही बातों में अगर कुछ कह दिया तो उस बात को लेट गो करके इमोशनली ये सोचिए कि क्या इसने जो कहा वो सही कहा। अगर सही कहा तो मैं उसे देखती हूँ, स्वीकार करती हूँ और उसे आगे बढ़ती हूँ। और अगर इसने सही नहीं कहा तो कोई बात नहीं, इमोशनली उससे अटैच रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। छोटी छोटी बातों को दिल में मत लगाइए। बहुत कुछ हमें मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एक जरा सी चीज हमें नहीं मिलती। वो 10 बार आपकी टेक केयर करता है आपका बच्चा, लेकिन एक बार अगर टेक केयर नहीं करे तो आपको क्या लगता है? लो, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मुझे कोई तुल ही नहीं देता, मुझे तो कोई भाव ही नहीं देता। ये भाव आपके भीतर ना आए। आप इमोशनली अटैच रहिए अपने बच्चे से। जब वो 5 साल का था तब क्या आपके मन में ऐसी भावनाएं आती थी? नहीं आती थी। जब आप 20 साल के हैं और आपके माता पिता आपसे बड़े हैं, तब भी आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए क्या, उन्होंने क्या किया है वो देखिए। अभी वो क्या कर रहे हैं, हो सकता है आपको डांट रहे हो, आपकी भलाई के लिए डांट रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपस में बैठ करके उनका निष्कर्ष निकालिए, लेकिन इमोशनली स्ट्रांगली उनके साथ अटैच होकर के रहिए, उनके साथ जुड़ करके रहिए। और एल, एल से तो सीधा सा निकल के जो आता है वो है लव, प्रेम, प्यार। प्यार से बढ़कर, प्रेम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ गई कि एक घर के आगे 3 वृद्ध लेडीज बैठी हुई थी। महिला ने गेट खोला और देखा कि एक वृद्ध लेडीज बैठी हुई है 3। तो उसने कहा, चलो माता जी आप खाना खा लीजिए, आप आराम कर लीजिए, मेरे घर में आइए, पानी पीजिए। उसने कहा, नहीं ऐसा नहीं, हम तीनों साथ में कहीं नहीं जाते हैं, जहां भी जाते हैं अकेले जाते हैं।
तो उसने कहा कि अकेले जाते हो तो अभी तो कैसे करूं, आप अपना परिचय दीजिए, तब मैं देखूं कि मुझे किसे बुलाना और किसे नहीं बुलाना। तो पहली बोलती है कि मैं धन हूं, जहां भी मैं जाती हूँ वहां पे धन आ जाता है, लक्ष्मी आ जाती है, मैं धन की देवी हूँ, क्या तुम मुझे ले जाना पसंद करोगे? उसने कहा बिल्कुल माताजी, आपको ले जाना पसंद करूंगी, पर पहले ये दो जो और बैठे हैं इनका भी परिचय तो सुन लो। दूसरे ने कहा कि मैं सफलता हूँ, जहां भी जाती हूँ उसके चरणों में सफलता आ जाती है, सफलताएं उसके कदम चूमती है और मैं सफलता हूँ, क्या तुम मुझे ले जाना पसंद करोगे? उसने कहा माताजी बिल्कुल सफलता भी चाहिए, पर ये तीसरी जो बैठी है इसका भी परिचय सुन लेती हूँ। तीसरे से पूछा कि अभी तुम कौन हो? उसने कहा मैं प्रेम हूँ, जहां भी जाती हूँ धन रहे न रहे, सफलता रहे न रहे, प्रेम जरूर रहता है। उसने कहा माताजी कृपा करके आप मेरे यहाँ पधारिए और मेरे यहाँ स्वीकार कीजिए, रहना स्वीकार कीजिए, मेरे घर आंगन को पवित्र कीजिए। प्रेम वाली जो बुढ़िया थी वो उठ करके चली। जैसे ही वो उठ करके चली, सफलता और धन उसके पीछे पीछे, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सफलता अपने आप आ जाती है, धन भी आ जाता है। और धन से सारे सुख नहीं मिलते। अगर प्रेम है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, मीठी लगती है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो वो धन, वो गद्दे, नींद भी नहीं आती, खाने को बहुत कुछ पड़ा हुआ पर भूख नहीं लगती है। अगर प्रेम नहीं है, कोई खिलाने वाला, आपको पूछने वाला नहीं है कि चलिए बैठ करके साथ में खाते हैं, ये कोई कहने वाला नहीं है, तो यकीन मानिए आपको भूख भी नहीं लगती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है लव, प्रेम से रहिए, जहां भी रहिए, जिस स्थिति में भी रहिए, जिसके साथ रहिए, जिससे दूर रहिए, रहिए प्रेम से। और तीसरा जो हमारा शब्द आता है वो है ए, एकदम ओपन माइंडेड। ए से अफेक्शन, अफेक्शन में रहिए, प्रेम, पूरा प्रेम, शिद्दत से प्रेम कीजिए, जिसको भी प्रेम करते हैं, जिसके भी साथ रहते हैं, पूरे अफेक्शन के साथ रहिए। आधा अधूरा प्रेम मत कीजिए, जिसको भी करें पूरा प्रेम कीजिए। एक बच्चे से कैसे करते हैं, एक बच्चे और माँ वाला प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम की सीधी सरल परिभाषा ये है, एक बच्चे से एक माँ जो प्रेम करती है वो प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है। जब वो छोटा रहता है तो कोई उसके साथ स्वार्थ की भावना एक मिनट के लिए भी न बच्चे के मन में आती है न माँ के मन में आती है। तो पूरे अफेक्शन के साथ रहिए। और टी से टाइम दीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, भरपूर टाइम दीजिए। एक आपका फोन कॉल, आप कहीं भी बैठे हैं, एक आपका फोन कॉल, मम्मी आपने खाना खा लिया, बेटा आपने खाना खा लिया, आप क्या कर रहे हो, आपको बार बार ये याद दिलाता रहता है कि कोई है जो मेरी चिंता कर रहा है, कोई है जो मेरी परवाह कर रहा है। और ये जो परवाह करना होता है ना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। परवाह करने वाले लोग आपको जल्दी नहीं मिलते हैं। आपको ऐसे लोगों की आज की दुनिया में बहुत सख्त जरूरत होती है कि जो आपकी परवाह करे, आपकी फिक्र करे। आपके आने पे जाने पे कुछ रोक टोक करने वाले जो लोग जब नहीं होते ना, तो उनका बहुत बड़ी हमें हमें खलने लगता है कि वो लोग कहाँ गए। जब हम रोज एक कोई रोक टोक करने वाला हो हमारे घर में और उसे रोज खींचते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाता है, जैसे उसकी अब्सेंस होती है, हमें याद आता है अरे आज कोई नहीं है जो हमें ये कहे कि ये काम मत करो। आज कोई नहीं है जो ये कहे कि तुम खड़े खड़े खाना क्यों खा रहे हो, बैठ के तसल्ली से खाना खाओ। तब उसकी कमी बहुत खलती है। मुझे अंजुम रहबर का एक शेर याद आता है कि वो कर नाराज न हो जाए कहीं, माँ, माँ मुझे देखकर नाराज न हो जाए कहीं, सर पे आंचल ना हो तो डर लगता है, सर पे आंचल ना हो तो डर लगता है। और चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं। चांद तारे, अंजुम रहवर का एक बहुत फेमस शेर है,
चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। तो ये असर कहाँ से होता है? बुजुर्ग आपको दुआ कब देंगे? बुजुर्ग आपके सर पे हाथ कब रखेंगे? जब आप थोड़ा सा उन्हें प्यार देंगे, थोड़ा सा उन्हें टाइम देंगे, थोड़ी सी उनकी टेक केयर करेंगे, तब जाकर के बुजुर्गों के रिश्ते आपके साथ मजबूत होंगे। और वो जो आशीर्वाद का हाथ है ना, उसमें बहुत 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 बड़ी ताकत होती है। वो आशीर्वाद का हाथ मैं तो चाहती हूँ सबके ऊपर रहे, क्योंकि आशीर्वाद के हाथ में बहुत ताकत होती है। ईश्वर जब अपना रूप बदल करके आता है, तब किसी को आशीर्वाद के रूप में हाथ, अंदर से भीतर से निकली हुई आशीर्वाद। यूं तो हमने किसी को भी प्रणाम किया और किसी ने भी कह दिया खुश रहो, शायद वो आशीर्वाद उस रूप में नहीं होता जिस रूप में हमारे बुजुर्गों के दिल से, हमारे माता पिता के दिल से आशीर्वाद निकलता है। तो आप यकीन मानिए, आप ये महसूस कीजिए और ये गांठ बांध लीजिए कि हम उनके आशीर्वाद को इधर उधर नहीं होने देंगे। हर हाल में उनके आशीर्वाद को अपने भीतर रखेंगे, अपने आसपास रखेंगे। और दूसरा जो आता है इम्पोर्टेंस, किसी को भी इम्पोर्टेंस देना। जब हम 4 लोग 10 लोग जब बैठे होते हैं आपस के अंदर, तो दूसरों को भी मौका दीजिए बोलने का। कई बार होता है हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो बोल रहा है बोलता ही चला जाता है, किसी और को भी कुछ बोलना है इस बात की बिना परवाह किए हुए। जबकि अगर हम ग्रुप में हैं तो ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, कम बोलिए, ज्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबके पास बोलने के लिए बहुत बहुत कुछ है। सुन लीजिए, देन अपनी बात को आराम से रखिए। आराम से जब आपकी बात रखेंगे, आपको अपनी बात कहना ढंग से आएगा, तो आपकी बात को भी तवज्जो दी जाएगी। आपकी बात में दम होना चाहिए। कम बोलिए, अच्छा बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए, वो बोलिए जो कुछ इंफॉर्मेटिव हो, जो कुछ स्पेशल हो, जो सब जानते हैं। अगर वही बात आप भी बोल रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। इसलिए वो कीजिए, इंपॉर्टेंस क्रिएट कीजिए। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इंपॉर्टेंस क्रिएट हो। और आगे हम बढ़ते हैं, ओ से ओपन माइंडेड। ओपन माइंड रखिए। किसने क्या पहना है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, लाइफस्टाइल कैसा है, वो बाहर चला गया, आउट ऑफ इंडिया चला गया, वहां कैसे रहता है, कैसे एफबी पे पोस्ट करता है। बहुत सारे मुद्दे हम डे टू डे में बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के यूं ही इधर उधर कहते रहते हैं। तो उन्हें मत कहिए। रिलेशनशिप, क्योंकि आपकी कही हुई बात तो आपको खुद को पता नहीं है कि वो कहाँ से घूम करके कहाँ तक, और फिर वापस उसी शख्स तक जिसके बारे में आप बात कह रहे हैं वहां तक पहुंचेगी, और उसका परिणाम क्या होगा। जब आप कोई एक नेगेटिव बात किसी एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं, तो आप यकीन मानिए, पहले तो सुनने वाले 4 लोग आपके बारे में नेगेटिविटी पाल लेते हैं कि ये हमेशा नेगेटिव बात कहता रहता है। दूसरा ये होता है कि वो बात जो आप किसी और के बारे में, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है आपके आसपास, उसके बारे में जब कहते हैं, तो उस तक किसी न किसी रूप में कभी न कभी जरूर पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। किसी से भी किसी की भी बात कहने का अगर आपके मन में जरा सा भी विचार रखेंगे तो मत कहिए। किसी की भी नेगेटिव बात किसी को भी मत कहिए, और पॉजिटिव बात सबको कहिए। किसी के अंदर एक अच्छाई है और 10 नेगेटिविटी है मान लेते हैं, तो आप वो 10 नेगेटिविटी को छुपा लीजिए और वो एक जो अच्छाई है उसका प्रचार प्रसार कीजिए। अगर आप उसका प्रचार प्रसार करते हैं तो यकीन मानिए, आपका प्रचार प्रसार, आपकी पॉजिटिविटी का प्रचार प्रसार अपने आप सब जगह हो रहा है। आपको करने की कहीं जरूरत नहीं कि मैं अच्छा कर रही हूँ, ये कहने की कहीं कहीं जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कीजिए कि जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव बातें आप बोलेंगे। एक संकल्प आज के इस सेशन से, सिर्फ एक संकल्प मैं चाहती हूँ कि आप ये संकल्प कर लीजिए कि मैं किसी की भी नेगेटिव बात कहीं नहीं बोलूंगा, और जो मुझे उसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पॉजिटिव पता है
उसके बारे में मैं सब जगह प्रचार प्रसार करूंगा। 10 बुराइयों के साथ जो एक अच्छाई है उसका प्रचार प्रसार मैं करूंगा। आज की क्लास से सिर्फ इतना सा ग्रहण कर लीजिए, तो शायद मैं समझती हूँ कि ये सेशन लेने का जो हमारा रिश्तों का गणित जो बताने का मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि सलीके से कही गई आपकी पॉजिटिव बात वहां तक फिर पहुंचेगी, किसी न किसी रूप में कभी ना कभी पहुंचेगी, और वो आपके रिश्तों को वो जो गहराई देगी, जो पॉजिटिविटी देगी, जो मोटिवेशन देगी, उसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे ऐसी चीजें हुई है कि सिर्फ आपकी एक कही हुई बात वापस घूम करके जब आपके पास आती है तो रिश्तों को इतना मजबूत बना देती है कि आपको लगता है क्या बात है, इतना मैंने क्या किया था आपके लिए, इतना तो मैंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, बहुत थोड़ा सा छोटा सा काम किया था आपका। लेकिन आपका जो ये प्रचार प्रसार करने का, पॉजिटिविटी का प्रचार प्रसार करने का जो संकल्प होगा, वो आपको उसके दिल की गहराइयों में उतार देगा। और वो दिल की गहराइयों में अगर आप एक बार उतर गए, किसी के भी दिल की गहराई में आप एक बार उतर गए, तो वो आपके रिश्तों के गणित को हमेशा हमेशा के लिए मल्टीप्लाई कर देगा। वहां माइनस के लिए कोई जगह नहीं होगी, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक बीज को अगर हम धरती में डालते हैं, एक वृक्ष बन करके बाहर आता है, कितने फल देता है। बीज सिर्फ आपने एक डाला था, लेकिन फल कितने सारे, बहुत सारे, इतने फल आ जाते हैं एक ही वृक्ष के अंदर कि आप वर्षों तक उन फलों का आस्वादन करते हैं। रिश्तों का गणित भी ठीक ऐसा ही है, और इस बात को समझना मैं बहुत जोर देकर के कहना चाहती हूँ कि रिश्तों का गणित ठीक इसी तरह से चलता है। जब आप एक पॉजिटिव बात किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं, तो आप समझिए कि आपने एक उद्यान के अंदर एक बीज लगा दिया है। वो बीज आने वाले समय में, आने वाले अगर आम का वृक्ष है तो 5 साल बाद फलेगा, अगर कोई छोटा मोटा है तो कल ही फल जाएगा, अगर कोई उससे बड़ा है तो और ज्यादा टाइम लेगा, तो लेकिन फलेगा जरूर, फल आपको जरूर उसका मिलेगा। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि छोटी छोटी बातों को अपने मन से निकाल दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए, और जो कुछ आपके आसपास घटित हो रहा है उन घटनाओं पर ध्यान दीजिए, लेकिन प्रतिक्रियाएं मत दीजिए। बहुत ज्यादा प्रतिक्रियात्मक जो हम हो जाते हैं, छोटी सी चीज हुई नहीं, ग्लास गिरा नहीं कि हमारी आवाज तुरंत चली जाती है, किसने गिराया ग्लास, टूट गया क्या, किसने तोड़ा, जरा सी लेट हुई नहीं, इतने लेट क्यों आए, कहाँ गए थे। आपको प्रतिक्रिया देनी है, आप उसको आने दीजिए, बातचीत कीजिए, समझाइए, चीजों को परखिए, फिर अपनी बात को उनके सामने परोसिए। जैसे जैसे आप इन चीजों को सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप समझते जाएंगे, और जैसे जैसे आप रिलेशनशिप को अपने आप डेवलप करेंगे, अपने रिलेशनशिप को देखिए कि कहाँ मैं कमजोर पड़ रही हूँ, कि मेरे रिलेशन, मेरी दोस्ती में कमजोरी है, कहीं कहीं मेरे नाते रिश्तेदार मेरे से दूर हो रहे हैं, और वो दूर हो रहे हैं तो उसका कारण खुद में ढूंढिए। उनमें कारण ढूंढने की अगर आपने कोशिश की तो आप हार जाएंगे, आप माइनस में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्लस होना है तो कमी खुद के भीतर ढूंढिए कि क्या ऐसा कारण था कि मेरे से ये रिश्तेदार दूर हो गया, क्या ऐसा कारण था कि मेरे से मेरे दोस्त नहीं है, क्या ऐसा कारण हो गया कि मेरे 4 जो दोस्त हैं वही रह जाते हैं, दोस्ती का कोई दायरा मैं बड़ा नहीं कर पाता हूँ, कौन सा ऐसा कारण है कि मैं समाज से नहीं जुड़ पाता हूँ। खुद के भीतर तलाश कीजिए, क्या मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता हूँ, क्या मैं इमोशनल उनसे अटैच्ड नहीं हूँ, क्या मेरी रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंटी नहीं है, क्या मैं नोबल नहीं हूँ, ईमानदार नहीं हूँ उसके लिए। जो भी वादा आपने किया है किसी से भी कि मैं दोस्ती निभाऊंगा, मैं ये काम आपका करके दूंगा, तो आप उसे करके दीजिए। अगर आप नहीं करने में सक्षम है, स्पष्ट रूप से बताइए सामने वाले को कि देखिए ये कारण है, इसकी वजह से मैं ये काम आपका इस समय पर नहीं कर पाऊंगा, आगे जब भी समय आएगा, मौका मिलेगा, मैं जरूर करूंगा।
कोई बुराई नहीं है, ना कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इस बात में जरूर है कि आप वादा कर लेते हैं, वादे को निभाते नहीं है। अगर वादा किया है तो वादा निभाना सीखिए, अगर वादा नहीं करना है तो मत कीजिए। अपनी परिस्थितियां उसके सामने खुल करके ट्रांसपेरेंट तरीके से रखिए कि इस चीज में मैं काबिल नहीं हूं। मेरा बच्चा स्कूटर मांग रहा है, मेरे पास स्कूटर के लाने के पैसे अगर नहीं है तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे पास इतने रुपए अभी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूटर खरीद के ला सकूं, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद करके ला सकूं। अगर मैं उसे कहूंगा कि मैं 2 महीने बाद ला दूंगा, 3 महीने बाद ला दूंगा, 6 महीने बाद ला दूंगा, तुम्हारे रिजल्ट आ जाएगा, तुम अगर फर्स्ट आ गए तो ला दूंगा, फिर अगर वो फर्स्ट आ गया और फिर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस बच्चे के मन पे क्या बीतेगी? वो रिलेशनशिप हमेशा के लिए एक दरार वहां पे आ जाएगी कि पापा ने जो कहा या मम्मी ने जो कहा उस पे वो कायम नहीं रह पाते। इससे बेटर है तुम बेटा फर्स्ट आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। देखो पैसे मेरे पास नहीं है, मैं स्कूटर गाड़ी नहीं ला के दे सकता तुम्हें, लेकिन तुम प्रथम आने की कोशिश करो क्लास में। बहुत सारी अपेक्षाएं हम अपने बच्चों से कर लेते हैं, बच्चों की जहां बात आती है मुझे याद आता है, हम अपेक्षाएं बहुत ज्यादा पाल लेते हैं बच्चों से। हर समय बच्चों के ऊपर एक तनाव सवार रखते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो तनाव उनका पीछा करता रहता है। आपकी सोच, आपकी स्टाइल, आपका तरीका उनका पीछा करता रहता है। वो कितने भी कामयाब हो जाते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी उनके भीतर रह गई। इससे बहुत बेटर है कि आप अपने बच्चों को समझिए, उन्हें समय दीजिए, उनके पास उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहिए कि मेरे 60% आते थे, तुम्हारे अगर 70 आते हैं तो तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं। अपने बच्चे को प्रेम कीजिए भरपूर, वो कैसा है कैसा नहीं है इस बात को छोड़ करके, वो प्रथम आता है, द्वितीय आता है, नहीं आता है। जिंदगी की क्लास सिर्फ प्रथम आने से, द्वितीय आने से, सेकंड आने से, 100% आने से, 90% आने से नहीं चलती है साहब। जिंदगी की क्लास चलती है प्रेम से, दुलार से, आत्मीयता से। रिश्ते नाते जुड़ते हैं आत्मीयता से, टाइम देने से, ट्रांसपेरेंसी से, इमोशनल अटैचमेंट से। आप उनसे अपने रिश्तों को जोड़िए। चाहे जो भी रिश्ते आपके साथ हैं, आपके मम्मी पापा के रिश्ते, आपके दोस्ती का रिश्ता, आपके बच्चों का रिश्ता, आपके बहन का रिश्ता, आपके भाई का रिश्ता, और दुनिया के तमाम रिश्तेदार, पड़ोसियों का रिश्ता, समाज का रिश्ता, एफबी के फ्रेंड्स का रिश्ता, ट्विटर का रिश्ता, कहीं का भी रिश्ता हो, उन रिश्तों में प्राण कौन फूंकेगा? प्राण फूंकने के लिए चाहिए आपको प्रेम और ओनली प्रेम। जैसे ही आपने प्राण फूंके रिश्ते में, चाहे वो जैसा रिश्ता हो, पैसे हो नहीं हो आपके पास, आपका स्टेटस ऊंचा हो नहीं हो, पद हो नहीं हो, पर आपके रिश्तों की मजबूती एकदम 100% सॉलिड रहेगी, 100% रहेगी। समय की अपनी मर्यादाएं हैं, और अगर पूछताछ का कोई सिलसिला शुरू करना हो, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो, तो मैं चाहूंगी कि उसको लिया जाए, ताकि हम सुलझा सकें कुछ बातों को आपस में बैठ करके समझ सकें कि क्या है रिश्ते, और रिश्तों का गणित किस तरह से हम अपनी लाइफ में अफेक्टिव कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 1 और 1 11 होना है, हमें 1 और 1 माइनस नहीं जाना है, 1 और 1 प्लस भी नहीं होना है, हमें 11 बनना है। तो कैसे बनेगा? मैं कहना चाहूंगी यस, जिनको भी कोई जिज्ञासा हो, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हो, तो आप हैंड राइज कीजिए, बिल्कुल। हैंड राइज कीजिए। पूनम जी, एक रहीम का एक बहुत ही शानदार दोहा, बहुत ही फेमस दोहा है रिश्तों से जी जी, रिलेटेड। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मिले गांठ पड़ जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। इस दोहे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो जैसे शुरू से ही कहा कि प्रेम रखिए, बाकी आपके पास कुछ ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन भगवान ने हमें प्रेम बहुत दिया है। भगवान ने ये थाती बिना किसी पैसे के, बिना किसी उसके सौंपी है हमें, भरपूर प्रेम। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा।
तो यस, प्रेम को बांटते चलिए। जैसे कहते हैं ना, दिए से दिया जला लीजिए, दीप से दीप जलाइए और दिवाली मनाइए। तो प्रेम से प्रेम को पैदा कीजिए, प्रेममय जिए, प्रेम से जीवन को जिए। प्रेम ही प्रेम हो, लाइफ में ऐसा हो कि मुस्कुराहट हो, प्रेम हो, सुबह उठे तो मुस्कुराते हुए उठे। ये नहीं किया, लेट हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये कहते हुए नेगेटिविटी के साथ नहीं उठे। जो है, अगर हम 7 बजे उठे, 5 बजे उठे, हमारे लेट हो गए, कोई बात नहीं, ओके, दैट्स ऑल, आगे चलें। क्योंकि पीछे मुड़ के देखने में कुछ फायदा नहीं होने वाला। आगे चलेंगे, प्रेम से चलेंगे, पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, मुस्कुराते हुए चलेंगे। मैं एक बहुत जोर देकर के एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी बात कहिए आप, लेकिन मुस्कुराते हुए कहिए, किसी को भी ऑलराइट, कहिए। पहले उनकी बात को सुनिए, फिर कहिए, और मुस्कुराते हुए अपनी बात को खत्म कीजिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, तो आधी समस्या तो वही सॉल्व हो जाती है। जरूरत ही नहीं पड़ती ज्यादा कुछ कहने की। जी सर। हाँ। अभी आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं, बात करना हो, आपको कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कीजिए। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इसी माध्यम से मैं आपको मिल पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ। और ये मेरे लिए एक ग्रेटिट्यूड की बात है कि मैं इस पटल के माध्यम से देश के विभिन्न प्रांतों से लोगों को देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, और उनको अपनी बात मुझे वहां तक पहुंचाने का एक मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स करना चाहती हूँ। और सर को तो बहुत विनम्र भाव से प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो। हमारे साथ कृष्णा विश्वास जी जुड़ी हुई है। कृष्णा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप कहाँ से हो? आशा। असम। असम से काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ओम कृष्णा जी, महाराज, हाँ, विश्वास आपका मैडम बहुत भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छी ट्रेनर है। आनंदमल बिल्कुल, सर, यही एक कृष्णा पटल के माध्यम से ही हम आसाम जैसी दूर दराज की जगह से हम सूरत में बैठे हुए जुड़ पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप शायद ये कोई पूछ रहा है, सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसमें पटल पे शायद कोई किसी ने क्वेश्चन डाला है। जी। हाँ, तो मैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सास और बहू का रिश्ते में शुरुआत एक जो हमने बरसों से देखी है, वो एक नेगेटिविटी वाली चलती है कि कहीं भी आप यस। लड़की को कहा जाता है कि देखना, तुम ससुराल जाओगी ना, सास तुम्हारे ऊपर ऐसे, तुम अभी नहीं सुन रही हो ना, सास मतलब सास, हम डॉन, सास का मतलब क्या, डॉन। ये एक लड़की के मन में शुरुआत से भर दिया जाता है। उसको वहां से शुरुआत कहाँ से गलत होती है, शुरुआत वहां से गलत होती है जहां वो अपने पीहर में है, जहां वो जन्मी है। उसे पता नहीं है ससुराल क्या होता है, सास क्या होती है, उसे कुछ नहीं पता। वो एक कोरा कागज है, लेकिन वहां पे लिख दिया जाता है तुम्हारी सास डॉन। यहाँ से शुरुआत होती है। और फिर वो बच्ची, शादी होती है, सास से उसका सचमुच में आमना सामना होता है। अब आमना सामना हुआ, मैं इस बात को इस तरीके से देखती हूँ कि एक माँ जब अपनी एक बेटी 8 बजे उठ करके आती है, तो उसे डांटती डपटती है, बेटी को बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर बहू आती है और उसको कह दिया जाए कि इतनी लेट, बेटा देखो 8 बज गए, घर में सब उठ गए, नाश्ता लग गया, उसे लगता है अच्छा ये तो सास है, ये तो कहेगी, क्योंकि वो डोन वाली जो फीलिंग्स उसके भीतर भर दी गई है वहां, उस बच्ची के मन में। मैं यहाँ सास और बहू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस माँ पे डालना चाहती हूँ, जिस माँ ने या जिस दादी ने या जिस परिवार ने उसके भीतर ये जो फीलिंग्स भर दी है, वहां से गलत शुरुआत हो जाती। उस गलत शुरुआत को रोके, उसे कहिए कि वहां भी जहां तुम जा रही हो, वहां एक बहुत प्यारी सी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें मिलेगी, जाना, मेरे जैसी ही उसको पाना, ठीक मेरे जैसी, मेरे से भी बहुत अच्छी, क्योंकि तुम मेच्योर हो, वो भी मेच्योर है। तुम अभी नादानियां करना भूल चुकी हो, नादानियां नहीं करती हो, तुम्हें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा, तुम तो बहुत प्यारी बेटी हो, वहां जाओगी सबका दिल जीत लोगी। शुरुआत यहां से होनी चाहिए। वैसा ही ठीक बहू के साथ, सास के साथ होता है। उसे कहा जाता है कि देखना, बहू आएगी ना, फिर तुम्हारा ये राजपाट क्या रहता है, कहाँ रहता है, अब तब देखेंगे कि क्या होता है।
तब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन सा ऊंट, कहाँ का पहाड़, कहाँ का नीचे, क्या कहे, मतलब ये दोनों ही जो शुरुआत है ये बहुत गलत होती है। तीसरी बात, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं बात को लंबा नहीं कर रही हूँ, तीसरी जो बात, इस पे पूरा एक सेशन लेना चाहिए एक्चुअली। तीसरी जो बात है वो ये है कि हम बहू को आते ही इतना इतना पैम्पर्ड कर देते हैं। अगर वैसा आज का जो माहौल है उसमें, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम छोटे कपड़े पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब फर्क आपको किसी में पड़ ही नहीं रहा। जिस बात के लिए आपको डांटना चाहिए, डपटना चाहिए, आपको अपने घर की संस्कृति सिखानी चाहिए, आपको अपने रीति रिवाज बताने चाहिए, हर बात में आप ये कह करके टाल देते हो कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम बहू हो, शायद तुम सुनोगी नहीं। मन में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सुनना तो किसी को है नहीं, तो तुम सुनोगी नहीं, तो हम कहें क्यों। तो ये तीनों चारों तरीके से ये सास और बहू के रिश्ते में इतनी घालमेल हो जाती है कि वो रिश्ता बेचारा पनपने से पहले ही मुरझाने लगता है। अब इन मुरझाते हुए रिश्तों को कैसे टैकल करें, कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे उसको स्मूथ बनाया जाना चाहिए, पूरा एक विज्ञान है। बस शॉर्ट में विज्ञान यही है, फिर बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका है, टूटन से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। प्रेम रखिए, अगर आप सास हैं तो सास जैसा प्रेम रखिए, अगर आप बहू हैं तो बहू जैसा प्रेम रखिए, बेटी जैसा प्रेम रखिए, माँ जैसा प्रेम रखिए। प्रेम रहेगा तो वो जो स्थितियां हैं, वो जो नेगेटिविटी है जो बरसों से पनप रही थी, वो भी शायद कुछ हद तक, कुछ वहां तक जहां तक कि प्रेम की जड़ें पहुंच पाएगी, वहां तक सॉल्व हो जाएगी। ओ मैडम, शायद आपको जवाब मिल गया होगा जिसने भी। आप कुछ कहना चाहेंगे डांगे सर? हाँ, पहले तो हम पूनम मैडम का आभार व्यक्त करेंगे। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के उनका पहले तो आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही सुंदर सेशन, बहुत नॉलेजेबल सेशन, प्रैक्टिकल सेशन। और कल ही मैंने, आज सुबह हमारी बात हो गई और उन्होंने इमीडिएट विषय बोल दिया कि रिश्तों का गणित। सही में ये भी मैथमेटिक्स अलग ही मैथमेटिक्स है कि बहुत सुंदर सुंदर टिप्स हमारे जीवन के लिए जो उपयुक्त होंगी। तो हर घर में सास भी होती, बहू भी होती, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, उनके विचार कैसे होना चाहिए, किस टाइप से उन्होंने बिहेव करना चाहिए, ये सभी बातें बहुत ही सुंदर तरह से हमारे डॉक्टर पूनम मैडम ने बताई है। पुनश्च मैं हमारे दोनों संस्था की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और किसी को कोई जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से पूछ सकते, बिल्कुल पूछ सकते। ओ अनम्यूट मैडम, ऑप्शन। हाँ। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। सास और बहू का रिश्ता जो है, ये रिश्ता हम जानते सब है, समझते भी है, लेकिन फिर भी हमारे घर पे जब हमारे अपने ऊपर जब बात आती है तो हम भूल जाते हैं। ऐसा भी हम देखते हैं, माँ और बेटे का रिश्ता सबसे प्यारा रिश्ता होता है, सबसे मधुर रिश्ता होता है। लेकिन शादी के बाद शादी के बाद बेटा और माँ में भी रिश्ते में दूरी आ जाती है, तनाव रहने लगता है। तो ये घर घर की कहानी है। इन रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है और बहुत इनको संभाल के रखना पड़ता है, तब रिश्ते हमारे निभते हैं। तो इस बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया। ये जो बातें आपने बताई, उसको हम अगर जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। तो अब समय 5 मिनट बचा है। जोबा जी, जोबा जी एक अच्छी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी हुई है तिनसुकिया से, कई बार सेशन ले चुकी है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के बारे में? यस। मैं कहना चाहूंगी कि सास भी कभी बहू थी। अगर सास ये समझे कि सास भी कभी बहू थी, तो सास तो बहू के साथ शायद ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। और बहू को भी समझना चाहिए, वो भी बहुत उम्मीद से, बहुत आशा करके अपने बेटे को शादी करवाते हैं कि हमारे घर में बहू नहीं बेटी आए। तो दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सास और बहू में, तो ही जी रिश्ता बिल्कुल। ठीक होता है। जी, मुझे एक छोटी सी घटना मोर्नाली याद आ गई है सर, मोर्नाली मैं जी, शेयर करती हूँ। आनंदमल जी, मेरे को एक छोटी सी घटना जस्ट अभी याद आई, मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, जी 2-3 मिनट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू थे, मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ।
वो टर्की गए थे जब 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद। और टर्की भी उसी टाइम आजाद हुआ था, थोड़ा ही समय हुआ था, दोनों देश अपनी अपनी रफ्तार पकड़ रहे थे। तो टर्की के संसद में जवाहरलाल नेहरू का भाषण होता है और जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि हमने ये पुल का निर्माण किया है, वो किया है, देश में इस तरह से प्रगति हो रही है। जब टर्की के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपने पुल बनवा रहे हैं, आप सड़क बनवा रहे हैं, सॉरी, ये सब इंजीनियर का काम है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर का काम है। आपने जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तो कॉन्ट्रैक्टर का काम है, ये सब तो इंजीनियर का काम है। स्कूल का निर्माण करा रहे हैं, ये भी सामाजिक काम है। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूं मेरे देश में। तो सर ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने पूछा क्या काम कर रहे हैं आप, ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा। उन्होंने जो उत्तर दिया, कमल पाशा जी वहां के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि मैं टर्की की नागरिक तैयार कर रहा हूं, मैं एक अच्छे नागरिक बना रहा हूं मेरे देश में, बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ इस बात को इस तरह से हम समझें कि अगर हमने अच्छे प्रेम के संस्कार अपने बच्चों में भर दिए, अपने पेरेंट्स को प्रेम दे दिया, अपने आसपास माहौल प्रेम का कर लिया, तो फिर शायद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो बाकी चीजें हम करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, अगर केंद्र बिंदु सही है ना, तो धुरी जो घूमनी चाहिए, जो पृथ्वी घूमनी चाहिए गोल गोल, वो अपने आप घूम जाएगी। ये जस्ट मुझे याद आ गई तो मैंने अपनी एक बात शेयर कर दी आपके हमारे साथ, हम क्योंकि सब तो समापन की ओर चले। यस डांगे सर, सर, यस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और पूनम जी, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।